नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और आपकी हमसफर और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी मेरे यानी आरजे रोशनी के साथ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की दुनिया में लेकर आई हूं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है। एक ऐसा आईना है जिसमें झांक कर आप खुद को नए सिरे से पहचान सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से संवार सकते हैं। इस किताब का नाम है यू कैन हील योर लाइफ और इसकी लेखिका है लुइस हे। यह किताब एक जादू की छड़ी की तरह है जो हमें सिखाती है कि हमारी सोच में कितनी ताकत है, कैसे हम अपने विचारों से अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानियों को और अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को ठीक कर सकते हैं। लुइस हे खुद एक मिसाल हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले, बचपन में उनके साथ बहुत बुरा सुलूक हुआ और फिर आगे चलकर उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सोच की शक्ति का इस्तेमाल किया, अपने मन पर काम किया और न सिर्फ अपने कैंसर को हराया बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक खूबसूरत मोड़ दिया। आज मैं आपको इसी किताब के सफर पर लेकर चलूंगी। हम इसके हर एक अध्याय को, हर एक पाठ को साथ मिलकर समझेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बातचीत है मेरे और आपके बीच। तो चलिए अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर चलिए, ये जानने के लिए कि आप अपनी जिंदगी को कैसे हील कर सकते हैं, यानी कैसे पूरी तरह से स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। अध्याय 1, मेरा विश्वास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, जिसका नाम है मेरा विश्वास क्या है। इस अध्याय में लुइस हे हमें अपनी फिलॉसफी, अपने जीवन दर्शन की नींव के बारे में बताती हैं। यह वो बुनियाद है जिस पर पूरी किताब खड़ी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो वो कहती हैं वो ये है कि हम सब इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है उसके लिए 100% जिम्मेदार हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 100%। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। आप सोचेंगे कि किसी और की गलती की सजा मुझे क्यों मिले, या बाहर जो कुछ हो रहा है उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकती हूँ। लेकिन लुइस का कहना है कि यहाँ जिम्मेदारी का मतलब खुद को दोष देना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे ही विचारों और विश्वासों का नतीजा है। हमारे मन में जो विचार चलते हैं, जो बातें हम खुद के बारे में मानते हैं, वही हमारी बाहरी दुनिया में सच बनकर सामने आती है। जैसे एक किसान जो बीज बोता है उसे वैसे ही फसल मिलती है। अगर आप टमाटर का बीज बोएंगे तो आपको टमाटर ही मिलेगा, करेला नहीं। ठीक उसी तरह अगर हमारे मन में कमी, दुख और बीमारी के विचार हैं तो हमारी जिंदगी में भी वैसी ही चीजें आएंगी। और अगर हम प्यार, खुशी और सफलता के विचार बोएंगे तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। दूसरी बड़ी बात जो वो कहती हैं वो यह है कि हमारे हर विचार से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। जो आप इस पल सोच रहे हैं वही आपके अगले पल, अगले दिन और आने वाले कल को बना रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास हर पल एक मौका है। शक्ति का असली बिंदु यानी पॉइंट ऑफ पावर हमेशा इसी पल में है, वर्तमान में। अतीत जा चुका है, हम उसे बदल नहीं सकते। भविष्य अभी आया नहीं है। हम जो कुछ भी बदल सकते हैं वो इसी पल में अपनी आज की सोच को बदलकर कर सकते हैं। लुइस कहती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपने अतीत के बोझ तले दबे रहते हैं, पुरानी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं या दूसरों की दी हुई तकलीफों को याद करके दुखी होते रहते हैं। हम सोचते हैं अगर मेरे साथ बचपन में ऐसा ना हुआ होता तो आज मैं कुछ और होती। लेकिन यह सोच हमें वहीं बांध कर रखती है। हमें यह समझना होगा कि अतीत की अब कोई शक्ति नहीं है जब तक हम उसे अपने आज पर हावी न होने दें। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो है खुद को माफ न करना और खुद से प्यार न करना। हम अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को सबसे बड़ी सजा देते हैं। हम मानते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ,
मैं यह काम नहीं कर सकती, मैं प्यार के लायक नहीं हूं। ये वो जहरीले बीज हैं जो हम अपने मन में बोते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी में फूल क्यों नहीं खिल रहे। तो इस पहले अध्याय का सार यही है, आपकी जिंदगी आपके विचारों का आईना है। आप अपनी जिंदगी के रचयिता हैं और बदलाव की शुरुआत करने का सबसे सही समय अभी है, इसी पल। अध्याय 2, समस्या क्या है। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय पर, जिसका शीर्षक है समस्या क्या है। पहले अध्याय में हमने जाना कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा है तो हमारी जिंदगी में इतनी समस्याएं क्यों हैं? आखिर असली जड़ क्या है? लुइस है बहुत ही सरल शब्दों में इसका जवाब देती है। वो कहती हैं कि लगभग हर समस्या की जड़ सिर्फ एक भावना है, मैं काफी अच्छी नहीं हूं या मैं इसके लायक नहीं हूं। सोच कर देखिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? जब कोई काम बिगड़ जाता है तो क्या आपके मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि मुझसे ही गलती हुई होगी, मैं ही बेकार हूं? जब कोई आपकी तारीफ करता है तो क्या आपको यकीन नहीं होता? क्या आपको लगता है कि आप सच में प्यार, सफलता या खुशी के हकदार नहीं हैं? यह भावना, यह विश्वास कि हम में कोई कमी है, यही असली समस्या है। और यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक बहुत गहरा विश्वास है जो हमारे अंदर बैठ गया है। यह हमारे हर काम में, हर रिश्ते में और हमारी सेहत पर भी असर डालता है। लुइस बताती हैं कि यह विश्वास हमारे अंदर कई अलग अलग तरीकों से काम करता है, जैसे खुद की आलोचना करना। हम दूसरों से ज्यादा खुद के आलोचक होते हैं। हर छोटी मोटी बात के लिए खुद को कोसना, अपनी गलतियों को बड़ा चढ़ाकर देखना और अपनी अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देना। यह ऐसा है जैसे हम 24 घंटे अपने सिर पर एक जज बिठाकर रखते हैं जो लगातार हमें बुरा महसूस कराता है। इस भावना का एक और रूप है डर, भविष्य का डर, अकेलेपन का डर, बीमार होने का डर, असफल होने का डर। यह डर हमें कोई भी नया कदम उठाने से रोकता है। हम अपनी बनाई हुई एक छोटी सी सुरक्षित दुनिया में कैद होकर रह जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम बाहर की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। फिर आता है अपराध बोध यानी गिल्ट, पुरानी बातों को लेकर खुद को दोषी महसूस करना। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था। ये गिल्ट एक भारी बोझ की तरह होता है जिसे हम अपनी पीठ पर लादे घूमते रहते हैं। ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। और सबसे खतरनाक है नाराजगी और गुस्सा, दूसरों को माफ न कर पाना। किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया और हम सालों तक उस बात को दिल से लगाकर बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम उस व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को सजा दे रहे होते हैं। नाराजगी एक जहर की तरह है जिसे हम खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरेगा। तो इस अध्याय में लुइस हमें हमारी असली समस्या से रूबरू कराती है। समस्या बाहर नहीं है, हमारे हालातों में नहीं है, दूसरे लोगों में नहीं है। असली समस्या हमारे अंदर है, हमारे उस गहरे विश्वास में कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। और जब तक हम इस जड़ को नहीं पहचानेंगे, हम चाहे कितनी भी डालियां काट लें, समस्या का पेड़ बार बार उगता रहेगा। अध्याय 3, ये कहां से आता है? तो अब हमने यह जान लिया कि हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ यह विश्वास है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगला सवाल यह है कि आखिर यह विश्वास हमारे अंदर आया कहां से? हम ऐसे विचारों के साथ तो पैदा नहीं हुए थे, तो फिर यह हमारे मन में कैसे घर कर गया? तीसरे अध्याय में लुइस है इसी सवाल का जवाब देती है। वो हमें हमारे बचपन में वापस लेकर जाती है। जब हम एक छोटे बच्चे के रूप में इस दुनिया में आते हैं तो हम प्यार और खुशी से भरे होते हैं। हम खुद को लेकर पूरी तरह से परफेक्ट महसूस करते हैं। हमें अपने शरीर से, अपनी हरकतों से कोई शर्म नहीं आती। एक बच्चा खुलकर हंसता है, खुलकर रोता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने आसपास के लोगों, खासकर अपने माता पिता
और बड़ों की बातें सुनना और मानना शुरू कर देते हैं। और वो लोग अपनी समझ के हिसाब से हमें जिंदगी सिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अक्सर इस सिखाने की प्रक्रिया में वे हमारी आलोचना करते हैं। तुम कितने गंदे हो, तुमसे यह काम नहीं होगा। शर्मा जी के बेटे को देखो, वो तुमसे कितना अच्छा है। लड़कियां ऐसे जोर से नहीं हंसती। ये बातें शायद वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं, लेकिन एक बच्चे का मन बहुत नाजुक होता है। वो इन बातों का मतलब यह निकालता है कि मुझ में कोई कमी है। हमारे माता पिता भी इंसान हैं। उनके अपने डर, अपने गुस्से और अपनी सीमाएं होती हैं। वे हमें वही सिखाते हैं जो उन्होंने खुद सीखा होता है। अगर उनके माता पिता ने उन्हें आलोचना करना सिखाया तो वे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर उन्हें सिखाया गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है तो वे हमें भी यही विश्वास देते हैं। अगर उन्हें सिखाया गया कि अपनी भावनाओं को दबाकर रखना चाहिए तो वे हमें भी रोने या गुस्सा करने पर डांटते हैं। लुईस यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहती है। वो कहती हैं कि अब हमें अपने माता पिता को दोष देना बंद करना होगा। हमें यह समझना होगा कि उन्होंने अपनी जानकारी और क्षमता के अनुसार जो सबसे अच्छा हो सकता था वही किया। उन्हें दोष देने से हम सिर्फ अपने अतीत में फंसे रहेंगे। अब हम बड़े हो गए हैं। अब हमारे पास यह चुनने की शक्ति है कि हम उन पुराने विश्वासों को ढोते रहें या उनसे आजाद हो जाएं। बचपन में हमने अपने आसपास के माहौल से जो भी सीखा उसे हमने सच मान लिया। अगर हमारे घर में हमेशा पैसों की तंगी रही तो हमने मान लिया कि जिंदगी में पैसा मुश्किल से ही आता है। अगर हमने अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखा तो हमने मान लिया कि रिश्ते ऐसे ही तनाव भरे होते हैं। अगर हमें बार बार हमारी कमियों के लिए टोका गया तो हमने मान लिया कि हम सच में ही किसी काम के नहीं हैं। यह सब हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठ गया और अब बड़े होने पर भी हम उन्हीं पुराने विश्वासों के चश्मे से दुनिया को देखते हैं। हम अनजाने में ऐसी ही परिस्थितियां और ऐसे ही लोग अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं जो हमारे इन पुराने विश्वासों को सही साबित करें। तो इस अध्याय का सार यह है कि हमारी समस्या की जड़ हमारे बचपन के अनुभवों और सीखों में है, लेकिन अब हमें विक्टिम बनकर नहीं रहना है। हमें यह समझना है कि वो हमारे माता पिता की सीमाएं थीं, हमारी सच्चाई नहीं। और अब हमारे पास अपनी सच्चाई खुद बनाने की ताकत है। अध्याय 4, क्या यह सच है? पिछले अध्याय में हमने यह समझा कि हमारी नकारात्मक मान्यताएं हमारे बचपन से आती हैं। अब चौथे अध्याय में लुईस हे हमसे एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली सवाल पूछती हैं। क्या यह सच है? वो जो पुरानी बातें हैं, जो विश्वास हम सालों से अपने मन में लिए घूम रहे हैं, क्या वो वाकई में सच है या वो सिर्फ किसी और की राय थी जिसे हमने सच मान लिया? उदाहरण के लिए, अगर आपको बचपन में कहा गया था कि तुम गणित में बहुत कमजोर हो, तो क्या यह एक अटल सच्चाई है या यह सिर्फ उस समय की एक परिस्थिति थी? हो सकता है कि आपको पढ़ाने का तरीका सही न हो, या हो सकता है कि उस समय आपका ध्यान किसी और चीज में हो, लेकिन आपने उस एक बात को अपनी पहचान बना लिया और आज भी आप हिसाब किताब से डरते हैं, यह मानकर कि आप इसमें अच्छे हो ही नहीं सकते। लुईस हमें चुनौती देती है कि हम अपनी हर उस नकारात्मक मान्यता पर सवाल उठाएं जो हमें परेशान करती है, जैसे यह विश्वास कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं। क्या यह सच है? क्या दुनिया में कोई ऐसा नियम है जो कहता है कि आप प्यार के हकदार नहीं हैं? नहीं, यह सिर्फ एक विचार है जो शायद किसी पुराने बुरे अनुभव से आया होगा। या यह विश्वास कि मुझे अच्छी नौकरी कभी नहीं मिल सकती, क्या यह सच है? या यह सिर्फ आपका डर है जो आपको कोशिश करने से रोक रहा है? लुईस कहती हैं कि हमारे ज्यादातर नकारात्मक विश्वास सिर्फ विचार होते हैं, तथ्य नहीं, और विचारों को बदला जा सकता है। हमने इन विचारों को मानना सीखा था और अब हम इन्हें न मानना भी सीख सकते हैं। यह एक बहुत ही आजाद कर देने वाली सोच है। इसका मतलब है कि हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं।
जैसे कंप्यूटर में कोई पुराना सॉफ्टवेयर हटाकर नया इंस्टॉल किया जा सकता है, वैसे ही हम अपने दिमाग से पुराने बेकार विश्वासों को हटाकर नए सकारात्मक विश्वासों को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हम इन पुराने विश्वासों से इतने जुड़े हुए क्यों रहते हैं? क्योंकि वे हमें एक तरह की सुरक्षा का एहसास कराते हैं। वे हमारे लिए जाने पहचाने हैं। हमें पता होता है कि इन विश्वासों के साथ जिंदगी कैसी होगी। बदलाव से, कुछ नया सोचने से हमें डर लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, उसे लोगों की सहानुभूति मिलती है, काम से छुट्टी मिल जाती है, अनजाने में उसका बीमार रहना उसे कुछ फायदे दे रहा है, इसलिए उसका मन पूरी तरह से स्वस्थ होने के विचार का विरोध करेगा, क्योंकि स्वस्थ होने का मतलब होगा कि उसे वो फायदे नहीं मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि हमारी कौन सी पुरानी मान्यताएं हैं जो हमें रोक रही हैं। उन्हें एक कागज पर लिखिए और फिर हर एक के आगे खुद से पूछिए, क्या यह सच में सच है? ये विश्वास मेरे लिए क्या काम कर रहा है? क्या इसे पकड़े रहने से मुझे कोई फायदा हो रहा है? जब आप ईमानदारी से इन सवालों का सामना करेंगे तो आप पाएंगे कि ज्यादातर मान्यताएं खोखली हैं। वे सिर्फ पुराने विचार हैं जिनकी अब आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। और जैसे ही आपको यह एहसास होगा, आप उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह आजादी की ओर आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। अध्याय 5। अब हम क्या करें? तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसकी जड़ को पहचाना और उस पर सवाल भी उठा लिया। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, जो इस 5वें अध्याय का शीर्षक भी है। अब हम क्या करें? सिर्फ समस्या को जानने से तो कुछ नहीं होगा, हमें समाधान पर काम करना होगा। इस अध्याय में लुईस हे हमें बदलाव की प्रक्रिया की शुरुआत करने के कुछ ठोस तरीके बताती हैं। सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कदम जो वो सुझाती हैं, वो है खुद से प्यार करना सीखना। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं, अपनी सभी अच्छाइयों और अपनी सभी तथाकथित कमियों के साथ। इसका मतलब है खुद की आलोचना करना बंद करना, हमेशा के लिए। जब भी आपके मन में अपने लिए कोई बुरा विचार आए तो उसे तुरंत रोकें और कहें, नहीं, मैं अब खुद की आलोचना नहीं करूंगी। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद को माफ करना। आपने अतीत में जो भी गलतियां की हैं, उनके लिए खुद को माफ कर दीजिए। आपने उस समय अपनी समझ और जानकारी के हिसाब से जो सबसे अच्छा था वही किया। अब उस बोझ को उतार फेंकिए। इसका मतलब है खुद को डराना बंद करना। हम अक्सर अपने मन में डरावने विचार लाकर खुद को परेशान करते रहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। जब भी ऐसा कोई विचार आए तो उसे एक सुंदर और सकारात्मक विचार से बदल दीजिए। लुईस कहती हैं कि खुद से प्यार करना एक अभ्यास है जो धीरे धीरे आता है। इसकी शुरुआत होती है यह निर्णय लेने से कि मैं आज से खुद से प्यार करना चुनती हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण काम है अपने मन को साफ करना। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन में भरे पुराने गुस्से, नाराजगी और कड़ुवाहट के कचरे को भी साफ करना होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका है माफी। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप यह कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप उस घटना और उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करने की इजाजत देना बंद कर रहे हैं। जब तक आप किसी को माफ नहीं करते, आप उस व्यक्ति से एक अदृश्य डोरी से बंधे रहते हैं। माफी उस डोरी को काट देती है और आपको आजाद कर देती है। लुईस हमें एक बहुत ही सुंदर व्यायाम करने को कहती है। अपनी आंखें बंद करें और उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे माफ करना आपके लिए सबसे मुश्किल है। कल्पना करें कि वो व्यक्ति आपके सामने है। उसे बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ था। अपना सारा गुस्सा, सारा दर्द बाहर निकाल दें। और फिर जब आप तैयार हों तो कल्पना करें कि आप उस व्यक्ति को प्यार और आज़ादी भेज रहे हैं। आप कह सकते हैं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम्हें आज़ाद करती हूँ। मैं खुद को भी इस बोझ से आज़ाद करती हूँ।
यह प्रक्रिया आपको अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस कराएगी। तो इस अध्याय का संदेश साफ है, बदलाव की शुरुआत खुद से प्यार करने और दूसरों को माफ करने से होती है। ये 2 चाबियां हैं जो आपकी आजादी और खुशी के दरवाजे खोल सकती हैं। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ी सी कोशिश से आप अपने मन के बगीचे से जंगली घास को साफ करके उसमें प्यार और खुशी के फूल उगाना शुरू कर सकते हैं। अध्याय 6, बदलाव का विरोध। जब हम अपनी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या सब कुछ आसानी से हो जाता है? नहीं, अक्सर हमें एक अनदेखी दीवार का सामना करना पड़ता है। यह दीवार है हमारे अपने मन का विरोध। इसी के बारे में है हमारा 6ठा अध्याय, बदलाव का विरोध। लुईस हे बताती हैं कि बदलाव से डरना बहुत स्वाभाविक है। हम सालों से एक खास तरीके से सोचते और जीते आए हैं। वह तरीका भले ही हमें दुख दे रहा हो, लेकिन वो जाना पहचाना है। नया रास्ता अपनाने में, नई तरह से सोचने में एक अनजानापन है, एक डर है। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड बदलाव को पसंद नहीं करता। उसका काम हमें सुरक्षित रखना है, और उसके लिए जो कुछ भी जाना पहचाना है वही सुरक्षित है। इसलिए जब आप कहते हैं मैं आज से खुद से प्यार करूंगी, तो आपके अंदर से एक आवाज आ सकती है, अरे ये क्या बकवास है, तुम प्यार के लायक थोड़े ही हो। या जब आप कहते हैं मैं उस व्यक्ति को माफ करती हूं, तो मन कहता है नहीं, उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, उसे कैसे माफ कर सकती हो। यह आवाज ही बदलाव का विरोध है। लुईस हमें बताती हैं कि इस विरोध के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो यही है, अनजाने का डर। हमें नहीं पता कि खुद से प्यार करने के बाद जिंदगी कैसी होगी। हमें नहीं पता कि सबको माफ कर देने के बाद हम कैसा महसूस करेंगे। दूसरा कारण है, मैं यह नहीं जानती कि कैसे करूं। हमें लगता है कि खुद को बदलना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। हमें रास्ता नहीं पता होता। तीसरा कारण है, यह मेरे लिए काम नहीं करेगा। हमें अपनी काबिलियत पर शक होता है। हम सोचते हैं कि यह सब बातें दूसरों के लिए होंगी, मेरे जैसे इंसान के लिए नहीं। एक और बड़ा कारण होता है, दूसरों की राय का डर। अगर मैं बदल गई तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? और कभी कभी, जैसा हमने पहले बात की थी, हमारी समस्या हमें अनजाने में कुछ फायदे दे रही होती है, जैसे बीमार व्यक्ति को मिलने वाली सहानुभूति या एक परेशान व्यक्ति को मिलने वाला ध्यान। इन फायदों को खोने का डर भी हमें बदलने से रोकता है। तो अब सवाल ये है कि इस विरोध से कैसे निपटा जाए। लुईस कहती हैं कि सबसे पहले तो इस विरोध को पहचानें और स्वीकार करें। इससे लड़े नहीं। जब आपके मन में कोई नकारात्मक आवाज आए तो उसे सुने, उससे पूछें, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तुम मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहे हो? जब आप अपने डर से लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो उसकी ताकत कम हो जाती है। आप अपने डर को बता सकते हैं, मैं समझती हूँ कि तुम मेरी सुरक्षा चाहते हो, लेकिन अब मैं एक नया और बेहतर रास्ता अपना रही हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। एक और तरीका है, छोटे छोटे कदम उठाना। एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश न करें। बस आज के दिन एक छोटा सा काम करें। हो सकता है आज आप सिर्फ 5 मिनट के लिए आईने के सामने खड़े होकर खुद को कहें, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कल आप इसे 6 मिनट कर सकते हैं। बदलाव का विरोध एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे घबराएं नहीं, इसके प्रति कोमल रहें, धैर्य रखें और खुद पर विश्वास रखें। यह विरोध धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे आपके नए सकारात्मक विचार और आदतें मजबूत होती जाएंगी। अध्याय 7, कैसे बदलें। अब हम उस अध्याय पर आ गए हैं जिसका हम सबको इंतजार था। अध्याय 7, कैसे बदलें। यहाँ लुईस है हमें वो प्रैक्टिकल औजार और तकनीकें देती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम सच में अपनी सोच और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यह अध्याय इस किताब का दिल है। इसमें दिए गए तरीके बहुत सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध तकनीक जो लुईस सिखाती है वह है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक कथनों का उपयोग। एफर्मेशन एक पॉजिटिव वाक्य होता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं ताकि वह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाए। एफर्मेशन बनाने के कुछ नियम हैं। पहला, यह हमेशा वर्तमान काल में होना चाहिए।
यानी प्रेजेंट टेंस में। आपको यह नहीं कहना है कि मैं अमीर बनूंगी, आपको कहना है मैं अमीर हूं या पैसा मेरी तरफ आसानी से आ रहा है। मन वर्तमान की भाषा समझता है। दूसरा, यह हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। आपको यह नहीं कहना है कि मैं बीमार नहीं रहना चाहती, आपको कहना है मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। मन नहीं शब्द को प्रोसेस नहीं कर पाता। अगर मैं आपसे कहूं कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले गुलाबी हाथी ही आएगा। तीसरा, इसे महसूस करके बोलें, सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है। जब आप कहें मैं खुद से प्यार करती हूं, तो उस प्यार को महसूस करने की कोशिश करें। आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र के लिए एफर्मेशंस बना सकते हैं, सेहत के लिए, रिश्तों के लिए, पैसों के लिए, नौकरी के लिए, और इन्हें दिन में जितनी बार हो सके दोहराए। सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, गाड़ी चलाते समय या कोई भी काम करते समय। दूसरी शक्तिशाली तकनीक है मिरर वर्क, यानी आईने के साथ काम करना। यह लुइस हे की सबसे खास तकनीकों में से एक है। इसका तरीका बहुत सरल है। आपको बस एक आईने के सामने खड़े होना है, अपनी आंखों में देखना है और खुद से प्यार भरी बातें करनी है। शुरुआत में यह बहुत अजीब और मुश्किल लग सकता है। हो सकता है कि आप अपनी आंखों में देख भी ना पाएं या आपको रोना आ जाए। यह सामान्य है। आप आईने में देखकर कह सकते हैं, अपना नाम लें, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आप खुद की तारीफ कर सकते हैं, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आप खुद को माफ कर सकते हैं, मैं तुम्हें उस गलती के लिए माफ करती हूँ। आईने में देखकर अपने एफर्मेशंस बोलना उन्हें कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि जब आप खुद को यह कहते हुए देखते हैं तो आपका मन उस पर जल्दी यकीन करने लगता है। तीसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक चित्रण। इसका मतलब है कि आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं उसे अपने मन की आंखों से होता हुआ देखें। अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप उस घर में रह रहे हैं, उसके कमरों में घूम रहे हैं, उसकी खुशबू महसूस कर रहे हैं, वहां रहने की खुशी महसूस कर रहे हैं। जब आप किसी चीज को इतनी स्पष्टता और भावना के साथ विजुअलाइज करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। आप उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। ये तीनों तकनीकें, एफर्मेशंस, मिरर वर्क और विजुअलाइजेशन, बदलाव के सबसे महत्वपूर्ण औजार हैं। लुइस कहती हैं कि इन्हें हर दिन अभ्यास करना जरूरी है। जैसे आप रोज अपने शरीर को खाना खिलाते हैं, वैसे ही आपको रोज अपने मन को इन सकारात्मक विचारों का भोजन देना होगा। तभी आपका मन स्वस्थ और शक्तिशाली बनेगा। अध्याय 8, नए का निर्माण। 7वें अध्याय में हमने बदलाव के औजारों के बारे में सीखा। अब 8वें अध्याय में, जिसका नाम है नए का निर्माण, लुइस हे हमें बताती हैं कि इन औजारों का इस्तेमाल करके हम अपने अंदर एक नई दुनिया, एक नई सोच का निर्माण कैसे कर सकते हैं। यह अध्याय इस बारे में है कि कैसे हम धीरे धीरे अपनी पुरानी नकारात्मक सोच की इमारत को गिराकर उसकी जगह एक नई, सकारात्मक और प्यार भरी इमारत खड़ी कर सकते हैं। लुइस कहती हैं कि जब आप एफर्मेशंस और मिरर वर्क का अभ्यास शुरू करते हैं तो आप दरअसल अपने मन में नए रास्ते बना रहे होते हैं। जैसे जंगल में बार बार एक ही रास्ते पर चलने से एक पगडंडी बन जाती है, वैसे ही बार बार एक ही सकारात्मक विचार को दोहराने से आपके दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे, एक नया मानसिक रास्ता बन जाता है। शुरू में आपका मन बार बार पुराने रास्ते पर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह रास्ता ज्यादा गहरा और जाना पहचाना है। नकारात्मक सोचना हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहेंगे, नया सकारात्मक रास्ता ज्यादा मजबूत होता जाएगा और पुराना रास्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। इस प्रक्रिया में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आपने सालों तक नकारात्मक सोचने का अभ्यास किया है, तो एक रात में सब कुछ नहीं बदल जाएगा। यह ऐसा है जैसे आपने सालों तक अपनी दाएं भुजा से ही सारे काम किए हैं और अब आप अपनी बाएं भुजा को भी उतना ही मजबूत बनाना चाहते हैं। इसमें समय और लगातार अभ्यास लगेगा। लुइस हमें एक और बहुत सुंदर विचार देती है, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास पहले से हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो।
आपके पास सांस लेने के लिए हवा है, पीने के लिए पानी है, रहने के लिए एक छत है, देखने के लिए आंखें हैं। जब आप कृतज्ञता का भाव रखते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है। और आकर्षण का नियम कहता है कि जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो बढ़ती है। तो जब आप अपनी नियामतों पर ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी में और भी अच्छी चीजें आने लगेंगी। इस अध्याय में लुईस हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने शरीर से प्यार करना और उसकी भाषा को सुनना सीखना चाहिए। हमारा शरीर लगातार हमसे बात करता है। दर्द, बीमारी, ये सब हमारे शरीर के संकेत हैं कि हमारे मन में कुछ गड़बड़ है, कोई ऐसी भावना है जिसे हमने दबा रखा है। जब हम अपने शरीर के संकेतों को सुनना और समझना शुरू कर देते हैं तो हम बीमारी की जड़ तक पहुंचकर उसे ठीक कर सकते हैं। नए का निर्माण करने का मतलब यह भी है कि आप अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक हों, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। नकारात्मक और हमेशा शिकायत करने वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनाना भी जरूरी है। तो नए का निर्माण का मतलब है एक पूरी जीवन शैली अपनाना। यह सिर्फ कुछ देर के लिए एफर्मेशन बोलने के बारे में नहीं है। यह हर दिन, हर पल यह चुनाव करने के बारे में है कि आप प्यार चुनेंगे या डर, आप कृतज्ञता चुनेंगे या शिकायत, आप माफी चुनेंगे या नाराजगी। हर छोटा चुनाव आपकी नई जिंदगी की इमारत में एक और ईंट जोड़ता है। अध्याय 9, दैनिक कार्य। पिछले अध्यायों में हमने बहुत सी बातें सीखीं। अब 9वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है दैनिक कार्य, लुईस हे इन सभी सीखों को एक साथ लाकर हमें एक डेली रूटीन, एक दैनिक दिनचर्या बनाने में मदद करती हैं। क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। यह अध्याय एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है कि आपको रोज क्या क्या करना है ताकि आप अपनी जिंदगी को बदलने की राह पर बने रहें। लुईस का सुझाव है कि आपके दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ होनी चाहिए। सुबह आंख खुलते ही बिस्तर से उठने से पहले अपने दिन के लिए धन्यवाद दें। कहें, धन्यवाद एक और खूबसूरत दिन के लिए, आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। इसके बाद कुछ समय मिरर वर्क के लिए निकालें। बाथरूम के शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखें और अपने सबसे जरूरी एफर्मेशंस बोलें, जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तुम बहुत काबिल हो। दिन भर जब भी मौका मिले अपने एफर्मेशंस को मन में या जोर से दोहराते रहें। आप उन्हें छोटे छोटे कार्ड्स पर लिखकर अपनी जेब में, अपने डेस्क पर या फ्रिज पर चिपका सकते हैं ताकि वे आपको याद आते रहें। लुईस खाने के समय को भी एक आध्यात्मिक अभ्यास बनाने की सलाह देती है। अपना भोजन करने से पहले एक पल के लिए रुकें और अपने भोजन को आशीर्वाद दें। उन सभी लोगों को धन्यवाद दें जिनकी मेहनत से यह भोजन आप तक पहुंचा है। कहें, मैं इस भोजन को आशीर्वाद देती हूँ, यह मेरे शरीर को पोषण और ऊर्जा दे। ऐसा करने से आप जो खा रहे हैं उसकी ऊर्जा बदल जाती है। दिन में जब भी आप तनावग्रस्त या परेशान महसूस करें तो एक पल के लिए रुकें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। कुछ गहरी सांसें लें और छोड़ें। सांस अंदर लेते हुए कल्पना करें कि आप शांति और सकारात्मकता अंदर ले रहे हैं, और सांस छोड़ते हुए कल्पना करें कि आप सारा तनाव और नकारात्मकता बाहर निकाल रहे हैं। रात को सोने से पहले का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। दिन भर की घटनाओं का जायजा लें। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसे मन में सुलझाएं। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसे और खुद को माफ कर दें। सोने से ठीक पहले कृतज्ञता का अभ्यास करें। दिन की कम से कम 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, और फिर एक सकारात्मक एफर्मेशन के साथ सो जाएं, जैसे मैं शांति से सो रही हूँ, यह जानते हुए कि कल का दिन मेरे लिए और भी बेहतर होगा। इस अध्याय का सार यह है कि आपको इन अभ्यासों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे आप रोज ब्रश करते हैं या नहाते हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कुछ दिन करें और फिर छोड़ दें। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन शैली है। जब आप इन दैनिक कार्यों को अपनी आदत बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे हैं। अब हम किताब के तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं,
जहां लुइस हे हमें सिखाती हैं कि इन सभी सिद्धांतों को अपनी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में कैसे लागू किया जाए। अध्याय 10 रिश्ते। 10वां अध्याय रिश्तों के बारे में है। रिश्ते हमारी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और अक्सर हमारी सबसे बड़ी खुशी या सबसे बड़े दुख का कारण भी यही होते हैं। लुइस हे कहती हैं कि हमारे सभी रिश्तों की शुरुआत एक रिश्ते से होती है, वो रिश्ता जो हमारा खुद के साथ है। अगर आपका खुद के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, अगर आप खुद से प्यार और सम्मान नहीं करते, तो आप दूसरों से इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। हम अक्सर दूसरों में वो प्यार और स्वीकृति ढूंढते हैं जो हम खुद को नहीं दे पाते। हम चाहते हैं कि कोई और आए और हमें पूरा करे, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी आपको पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि आप पहले से ही पूरे हैं। जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, तो आप एक ऐसी ऊर्जा विकीर्ण करते हैं जो प्यार करने वाले लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। आप जरूरतमंद और चिपचिपे नहीं रहते। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसके साथ लोग रहना पसंद करते हैं। लुइस हमें अपने अतीत के रिश्तों, खासकर अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने पर जोर देती है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, हमें उन्हें माफ करने और यह समझने की जरूरत है कि उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा किया। जब तक हम अपने माता पिता के प्रति मन में गुस्सा या नाराजगी रखेंगे, हम अनजाने में अपने रोमांटिक रिश्तों में भी उन्हीं पैटर्न्स को दोहराते रहेंगे। अगर आपको अपने पिता से प्यार नहीं मिला, तो आप ऐसे पार्टनर को आकर्षित कर सकते हैं जो आपको प्यार नहीं देता। तो रिश्तों को ठीक करने का पहला कदम है खुद पर काम करना। मिरर वर्क करें। अपने मैं काफी अच्छी नहीं हूं वाले विश्वास को बदलें। एफर्मेशन दोहराएं, जैसे मैं प्यार के लायक हूं, मैं एक सुंदर और प्यार भरा रिश्ता आकर्षित करती हूं। दूसरा कदम है दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं। उन्हें बदलने की कोशिश न करें। हर किसी का अपना सफर है, अपनी सीख है। आप सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। जब आप बदलेंगे, तो आपके प्रति लोगों का व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। या फिर वो लोग आपकी जिंदगी से चले जाएंगे जो आपकी नई ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते, और उनकी जगह नए बेहतर लोग आएंगे। अगर आप एक नए रोमांटिक पार्टनर की तलाश में हैं, तो एक लिस्ट बनाएं कि आप अपने पार्टनर में क्या क्या गुण चाहते हैं। लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप खुद उन गुणों को अपने अंदर विकसित करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर प्यार करने वाला हो, तो पहले आप खुद प्यार करने वाले बने। संक्षेप में, अच्छे रिश्तों का राज बाहर नहीं, अंदर है। जब आप अपने अंदर प्यार, सम्मान और स्वीकृति का एक मजबूत आधार बना लेते हैं, तो आपकी जिंदगी के सभी बाहरी रिश्ते अपने आप सुंदर और सामंजस्यपूर्ण हो जाते हैं। अध्याय 11 काम। 11वां अध्याय हमारे काम और करियर के बारे में है। हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा काम करते हुए बिताते हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमारा काम हमें खुशी और संतुष्टि दे। लेकिन बहुत से लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। वे हर सुबह उठते हैं और एक ऐसी जगह जाने के लिए मजबूर महसूस करते हैं जहां वे जाना नहीं चाहते। वे सिर्फ महीने के अंत में मिलने वाले वेतन के लिए काम करते हैं। लुइस हे कहती हैं कि यह जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी ऐसी हो। आप एक ऐसा काम करने के हकदार हैं जिसे आप प्यार करते हैं। अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से नाखुश हैं, तो सबसे पहले शिकायत करना बंद करें। जब आप लगातार अपने काम, अपने बॉस या अपने सहकर्मियों की बुराई करते हैं, तो आप उसी नकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाते हैं। आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मुझे ऐसी ही बुरी नौकरियां पसंद हैं। इसकी बजाय अपनी वर्तमान नौकरी में जो कुछ भी अच्छा है, उसके लिए आभारी होना शुरू करें। हो सकता है कि आपको वेतन समय पर मिल रहा हो, या आपके कुछ सहकर्मी अच्छे हों, या आपका ऑफिस घर के पास हो। छोटी से छोटी चीज के लिए भी धन्यवाद दें। इसके साथ ही अपने मन में यह स्पष्ट करना शुरू करें कि आप असल में किस तरह का काम करना चाहते हैं। आंखें बंद करके कल्पना करें कि आप अपना पसंदीदा काम कर रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कहाँ काम कर रहे हैं? आपके आसपास कैसे लोग हैं? इसके लिए एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें, जैसे मैं अपने हुनर और प्रतिभा को पूरी तरह से व्यक्त करती हूँ। मुझे अपनी रचनात्मकता के लिए
बहुत अच्छा भुगतान मिलता है। मैं उन लोगों के साथ काम करती हूँ जिनका मैं सम्मान करती हूँ और जो मेरा सम्मान करते हैं। मेरे लिए काम करना एक खुशी है। लुइस यह भी कहती हैं कि अगर आपका बॉस या सहकर्मी आपको परेशान करता है तो उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को बदलें। उस व्यक्ति को मन ही मन आशीर्वाद दें। कल्पना करें कि वो व्यक्ति खुश है और अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है। जब आप किसी के प्रति अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो या तो उसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाता है या फिर वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला जाता है। अगर आप एक नई नौकरी की तलाश में हैं तो यह विश्वास रखें कि आपके लिए सही अवसर मौजूद है और वह सही समय पर आपके पास आ जाएगा। यह एफर्मेशन दोहराएं, मेरे लिए एक बेहतरीन नई नौकरी मेरा इंतजार कर रही है और मैं उसे अब स्वीकार करती हूँ। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि काम को एक बोझ नहीं बल्कि खुद को व्यक्त करने और दुनिया में योगदान देने का एक अवसर मानना चाहिए। जब आप अपने काम को प्यार से करते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए सही दरवाजे खोल देता है। अध्याय 12 सफलता। 12वां अध्याय सफलता के बारे में है। जब हम सफलता शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में पैसा, शोहरत और बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले का ख्याल आता है। लेकिन लुइस हे सफलता की एक बहुत ही अलग और गहरी परिभाषा देती हैं। उनके अनुसार सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी उपलब्धियां हासिल करना नहीं है। सच्ची सफलता का मतलब है मन की शांति महसूस करना। इसका मतलब है खुद से प्यार करना, अपनी सेहत का अच्छा होना, प्यार भरे रिश्तों का होना और एक ऐसा काम करना जो आपको खुशी दे। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं है, अगर आप रात को सो नहीं पाते, अगर आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, तो क्या आप सच में सफल हैं? लुइस कहती हैं कि हम में से हर कोई सफलता का हकदार है। ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी नहीं है। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए हमें दूसरों से छीन झपटी करनी पड़े। हर किसी के लिए भरपूर सफलता मौजूद है, लेकिन अक्सर हमारे अपने ही विश्वास हमें सफल होने से रोकते हैं। जैसे, मैं सफलता के लायक नहीं हूं। सफल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं सफल हो गई तो मेरे दोस्त मुझसे जलने लगेंगे। मैं इतनी होशियार नहीं हूं कि सफल हो सकूं। हमें इन मान्यताओं को पहचानना और उन्हें बदलना होगा। हमें यह विश्वास अपने मन में स्थापित करना होगा कि मैं हर तरह की सफलता को अपनी जिंदगी में खुशी खुशी स्वीकार करती हूं। लुइस सफलता पाने के लिए विजुअलाइजेशन की तकनीक पर बहुत जोर देती है। अपनी सफलता की कल्पना करें। देखें कि आप सफल हो चुके हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिंदगी कैसी दिख रही है? इस भावना को दिन में कई बार महसूस करें। एक और महत्वपूर्ण बात है दूसरों की सफलता से खुश होना। जब आप किसी और को सफल होते हुए देखते हैं तो उससे जले नहीं, उसकी सफलता के लिए खुश हों। मन में कहें, वाह, यह बहुत अच्छा है। अगर यह उसके लिए संभव है तो यह मेरे लिए भी संभव है। जब आप दूसरों की सफलता का जश्न मनाते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि आप भी सफलता के लिए तैयार हैं। सफलता का एक और राज है अपने अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन को सुनना। हमारे अंदर से एक आवाज हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। हमें उस धीमी, शांत आवाज को सुनना सीखना होगा। जब आप कोई निर्णय लेने वाले हों तो एक पल के लिए शांत बैठें और अपने दिल से पूछें कि क्या यह आपके लिए सही है। तो इस अध्याय के अनुसार सफलता एक बाहरी मंजिल नहीं बल्कि एक भीतरी यात्रा है। इसकी शुरुआत खुद को सफलता के योग्य समझने से होती है। जब आप अपने मन में सफलता का बीज बोते हैं तो वह आपकी बाहरी दुनिया में एक सुंदर पेड़ के रूप में जरूर उगेगा। अध्याय 13 समृद्धि। 13वां अध्याय समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी के बारे में है। यह अध्याय सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में बहुतायत और संपन्नता के बारे में है। समृद्धि का मतलब है आपके पास प्यार की, खुशी की, समय की और हाँ, पैसे की भी कोई कमी न हो। लुइस हे कहती हैं कि ब्रह्मांड असीम रूप से समृद्ध है। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। इसे कमी की मानसिकता या स्कैरसिटी माइंडसेट कहते हैं।
हमारे मन में पैसे और समृद्धि को लेकर बहुत सी नकारात्मक मान्यताएं होती हैं जो हमने बचपन से सीखी होती हैं। जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसे के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, अमीर लोग बेईमान होते हैं, मैं कभी अमीर नहीं बन सकती, पैसा हाथ का मैल है। ये सारी मान्यताएं हमें समृद्धि को अपनी ओर आने से रोकती हैं। अगर आप मन में यह मानते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा, क्योंकि आप एक बुरे व्यक्ति नहीं बनना चाहते। तो सबसे पहला कदम है पैसे और समृद्धि को लेकर अपनी सभी नकारात्मक मान्यताओं को बदलना। पैसे को एक अच्छी, सकारात्मक चीज के रूप में देखना शुरू करें। पैसा बुरा नहीं है, पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है, एक माध्यम है। आप इससे बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं। इसके बाद समृद्धि के लिए एफर्मेशंस का उपयोग करें, जैसे मैं एक धन चुंबक हूं, समृद्धि मेरी ओर हर तरफ से आकर्षित होती है, मेरी आय लगातार बढ़ रही है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, मैं अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त से अधिक धन का स्वागत करती हूं। लुइस एक बहुत ही मजेदार व्यायाम करने की सलाह देती है। जब भी आपको कोई बिल चुकाना हो, तो दुखी होने या चिंता करने के बजाय उस बिल पर प्यार से धन्यवाद लिखें। यह सोचें कि आपने किसी सेवा का उपयोग किया है और अब आप खुशी खुशी उसका भुगतान कर रहे हैं। और यह विश्वास रखें कि जो पैसा जा रहा है वह कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। अपने बटुए में हमेशा कुछ पैसे रखें। खाली बटुआ कमी का संदेश देता है। जब आप दूसरों को कुछ देते हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो या सिर्फ एक मुस्कान हो, तो खुले दिल से दें। यह विश्वास रखें कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। अपने विचारों में समृद्ध बने। यह न कहें मैं यह नहीं खरीद सकती, इसकी बजाय कहें मैं इसे खरीदना चुन सकती हूँ, लेकिन अभी मेरी प्राथमिकता कुछ और है। शब्दों का यह छोटा सा बदलाव आपकी मानसिकता पर बड़ा असर डालता है। समृद्धि का नियम है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। जब आप प्यार देते हैं तो आपको प्यार मिलता है, जब आप खुशी बांटते हैं तो आपको खुशी मिलती है, और जब आप यह विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड समृद्ध है और आपके लिए भी इसमें भरपूर हिस्सा है, तो समृद्धि आपके जीवन के हर कोने से आपकी ओर बहने लगती है। अध्याय 14, शरीर। अब हम आते हैं 14वें अध्याय पर, जो इस किताब के सबसे क्रांतिकारी हिस्सों में से एक है, शरीर। इस अध्याय में लुइस हे मन और शरीर के गहरे संबंध के बारे में बात करती हैं। उनका मूल सिद्धांत यह है कि हमारी हर बीमारी की जड़ हमारे मन में, हमारे किसी न किसी भावनात्मक पैटर्न में छिपी होती है। हमारा शरीर हमसे बात करता है और दर्द या बीमारी उसके बात करने का एक तरीका है। यह एक संकेत है कि हमारी सोच में कहीं कुछ गड़बड़ है। लुइस ने सालों के अनुभव और हजारों लोगों के साथ काम करके यह पाया है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों की समस्याएं खास तरह के भावनात्मक मुद्दों से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, गर्दन में समस्या का मतलब अक्सर होता है कि आप किसी मुद्दे पर अड़े हुए हैं, आप जिद्दी हैं और दूसरे पक्ष को देखने से इनकार कर रहे हैं। गर्दन लचीलेपन का प्रतीक है। पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द का मतलब भावनात्मक सहारे की कमी महसूस करना हो सकता है। आपको लग सकता है कि आपको प्यार या समर्थन नहीं मिल रहा है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द अक्सर पैसों की चिंता से जुड़ा होता है। पेट की समस्याएं जैसे एसिडिटी या अल्सर अक्सर डर, चिंता और नई परिस्थितियों या विचारों को पचा न पाने से संबंधित होती है। सिरदर्द का मतलब अक्सर खुद की आलोचना करना या खुद को अमान्य करना होता है। जब आप खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं तो सिर में दर्द हो सकता है। घुटनों की समस्याएं अहंकार और गर्व से जुड़ी हो सकती हैं। झुकने या समझौता करने में कठिनाई। त्वचा की समस्याएं दिखाती हैं कि आप अपनी पहचान को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको परेशान कर रही है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी अक्सर गहरे बैठे गुस्से, नाराजगी या अपराध बोध का नतीजा होती है, जिसे सालों तक दबाकर रखा गया हो। यह सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन लुइस कहती हैं कि जब आप इन कनेक्शन को समझना शुरू करते हैं तो आपके पास अपनी सेहत की चाबी आ जाती है। तो जब भी आपको शरीर में कोई तकलीफ हो तो सिर्फ दवा खाकर उस लक्षण को दबाने के बजाय
खुद से यह सवाल पूछें, मेरा शरीर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? मेरी जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा है जिसे मुझे बदलने की जरूरत है? बीमारी को अपना दुश्मन न समझें। उसे एक शिक्षक की तरह देखें जो आपको यह बताने आया है कि आपके सोचने का तरीका आपके लिए काम नहीं कर रहा है। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए लुईस 2 स्तरीय दृष्टिकोण का सुझाव देती है। पहला, जो भी मेडिकल इलाज जरूरी है वो जरूर कराएं, डॉक्टर की सलाह मानें। और दूसरा, साथ ही साथ अपने मन पर काम करें, उस भावनात्मक कारण को खोजें और उसे ठीक करें। इसके लिए एफर्मेशंस बहुत शक्तिशाली होते हैं। अगर आपको सिर दर्द है तो आप ये एफर्मेशन दोहरा सकते हैं। मैं खुद को प्यार और मंजूरी देती हूँ। मैं खुद को शांति की नजरों से देखती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। इस अध्याय का सार यह है कि हमारा शरीर हमारे विचारों का एक सीधा प्रतिबिंब है। अगर हम अपने मन को प्यार, माफी और स्वीकृति से भर लें तो हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ और ऊर्जावान हो जाएगा। आप सच में अपनी जिंदगी को और अपने शरीर को हील कर सकते हैं। अध्याय 15, सूची। 15वां अध्याय एक तरह से पूरी किताब का प्रैक्टिकल सार है। इस अध्याय का नाम है सूची। इसमें लुईस हे ने एक बहुत ही विस्तृत सूची दी है जिसमें शरीर की लगभग हर आम बीमारी और तकलीफ का नाम है। इस सूची में 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में बीमारी का नाम है, जैसे सिर दर्द या सर्दी जुकाम। दूसरे कॉलम में उस बीमारी का संभावित मानसिक कारण बताया गया है। यह वो भावनात्मक पैटर्न या नकारात्मक विश्वास है जो उस बीमारी को पैदा कर रहा हो सकता है। और तीसरे कॉलम में एक नया विचार पैटर्न यानी एक हीलिंग एफर्मेशन दिया गया है। यह वो सकारात्मक कथन है जिसे दोहराकर आप उस पुराने पैटर्न को बदल सकते हैं और खुद को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। यह सूची एक डिक्शनरी की तरह है जो आपके शरीर की भाषा को समझने में आपकी मदद करती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ ताकि आप समझ सकें कि यह सूची कैसे काम करती है। समस्या, मुहासे, एक्ने। संभावित कारण, खुद को स्वीकार न करना, खुद को पसंद न करना। नया विचार, पैटर्न, एफर्मेशन। मैं जीवन की एक दिव्य अभिव्यक्ति हूँ। मैं खुद को वैसे ही प्यार और स्वीकार करती हूँ जैसी मैं हूँ। समस्या, एलर्जी। संभावित कारण, आप किसकी शक्ति को नकार रहे हैं? अपनी ही शक्ति से इनकार करना। नया विचार पैटर्न, एफर्मेशन। दुनिया सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण है। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन के साथ शांति में हूँ। समस्या, अस्थमा। संभावित कारण, घुटन महसूस करने वाला प्यार, अपने लिए सांस न ले पाना, दबा हुआ रोना। नया विचार पैटर्न, एफर्मेशन। अब अपनी जिंदगी का चार्ज लेना मेरे लिए सुरक्षित है। मैं अपनी आजादी चुनती हूँ। समस्या, मोटापा, ओवरवेट। संभावित कारण, असुरक्षा, सुरक्षा की जरूरत, अक्सर डर और चोट से खुद को बचाने का एक तरीका। नया विचार पैटर्न, एफर्मेशन। मैं दैवीय सुरक्षा से सुरक्षित हूँ। मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। मैं अपने अतीत को माफ करने और अपनी जिंदगी बनाने के लिए तैयार हूँ। यह सूची बहुत लंबी और विस्तृत है जिसमें बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक शरीर के हर हिस्से की समस्याओं को शामिल किया गया है। लुईस कहती हैं कि जब भी आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो तो आप इस सूची को देखें। देखें कि आपकी समस्या के पीछे कौन सा मानसिक कारण हो सकता है। ईमानदारी से खुद से पूछें कि क्या यह आपकी जिंदगी की स्थिति से मेल खाता है। अगर आपको लगता है कि यह सही है तो दिए गए एफर्मेशन का उपयोग करना शुरू करें। उसे दिन में कई बार दोहराएं, उसे लिखें, उसे आईने में देखकर बोलें। यह आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने और शरीर को ठीक होने का संदेश देने में मदद करेगा। यह अध्याय एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी सेहत के लिए असहाय शिकार नहीं हैं। हमारे पास जानकारी और शक्ति है कि हम अपनी बीमारियों के गहरे कारणों को समझें और उन्हें जड़ से ठीक करने की दिशा में काम करें। अध्याय 16, मेरी कहानी। और अब हम पहुंच गए हैं इस किताब के अंतिम अध्याय पर, अध्याय 16, जिसका शीर्षक है मेरी कहानी। इस अध्याय में लुईस हे अपनी खुद की जिंदगी की कहानी बताती हैं, जो इस किताब में बताई गई हर बात का सबसे बड़ा सबूत है। यह अध्याय बहुत ही प्रेरणादायक है क्योंकि यह हमें दिखाता है कि
कि अगर लुइस हे अपनी जिंदगी को बदल सकती हैं, तो हम भी बदल सकते हैं। लुइस बताती हैं कि उनका बचपन बहुत ही दर्दनाक था। जब वे सिर्फ 5 साल की थीं, तो उनके साथ यौन शोषण हुआ। उनकी मां ने दूसरी शादी की और उनके सौतेले पिता उनके साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत बुरा व्यवहार करते थे। उनके अंदर खुद के लिए कोई सम्मान नहीं था और वे मानती थीं कि वे किसी भी अच्छी चीज के लायक नहीं हैं। जवानी में वे घर से भाग गईं और उनकी जिंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। उन्होंने शादी की, लेकिन 14 साल बाद उनके पति ने उन्हें किसी और महिला के लिए छोड़ दिया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। उन्होंने एक चर्च में जाना शुरू किया, जहां सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में सिखाया जाता था। उन्होंने पहली बार सुना कि हमारे विचार हमारी जिंदगी बनाते हैं। उन्होंने माफी और खुद से प्यार करने के महत्व को सीखा। धीरे धीरे उन्होंने इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को सलाह देना शुरू किया और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती आई। उन्हें पता चला कि उन्हें कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा कि यह बहुत गंभीर है, लेकिन लुइस ने ऑपरेशन या कीमोथेरेपी कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने तय किया कि वे खुद को हील करने के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग करेंगी। उन्होंने अपने बचपन के गहरे घावों पर काम किया, उस गुस्से और नाराजगी को बाहर निकाला जिसे उन्होंने सालों से दबा रखा था। उन्होंने एक न्यूट्रिशनिस्ट की मदद से अपनी डाइट को पूरी तरह से बदल दिया और उन्होंने लगातार अपने मन पर काम किया। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, माफी और खुद से बेपनाह प्यार। 6 महीने के अंदर चमत्कार हुआ। डॉक्टर हैरान रह गए। उनका कैंसर पूरी तरह से गायब हो चुका था। यह अनुभव उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि जो सिद्धांत वे सिखा रही हैं, वे सच में काम करते हैं। इसके बाद उन्होंने यह किताब यू कैन हील योर लाइफ लिखी, ताकि वे अपने ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ बांट सकें। यह किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इस अंतिम अध्याय में लुइस हमें यह संदेश देती हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका अतीत कितना बुरा रहा है या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कितनी मुश्किल हैं। आपके अंदर अपनी जिंदगी को बदलने की शक्ति है। शक्ति का स्रोत हमेशा वर्तमान क्षण में होता है। आप आज, अभी, इसी पल से एक नया चुनाव कर सकते हैं। आप प्यार को चुन सकते हैं, आप माफी को चुन सकते हैं, आप खुशी को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, यह था यू कैन हील योर लाइफ का सफर। यह किताब हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा संदेश देती है कि हमारी जिंदगी की चाबी हमारे ही हाथों में है, हमारे विचारों में है। अगर मैं इस पूरी किताब का सार एक वाक्य में कहूं, तो वो ये होगा: खुद से प्यार करना आपकी जिंदगी में होने वाला सबसे बड़ा चमत्कार है। जब आप खुद को बिना किसी शर्त के प्यार और स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो आपकी जिंदगी के हर पहलू में हीलिंग शुरू हो जाती है। आपके रिश्तों में, आपकी सेहत में, आपके काम में और आपकी आर्थिक स्थिति में। यह यात्रा शायद आसान ना हो, इसमें समय और धैर्य लगेगा, लेकिन यह आपकी जिंदगी की सबसे सार्थक यात्रा होगी। तो आज से ही शुरुआत करें। एक छोटा कदम उठाएं, आईने में देखकर मुस्कुराएं, एक सकारात्मक एफर्मेशन बोलें, किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर दें जिसने आपको दुख पहुंचाया है। याद रखिए, आप शक्तिशाली हैं, आप काबिल हैं और आप एक सुंदर और खुशहाल जिंदगी के हकदार हैं। शक्ति आपके भीतर है। अपना ख्याल रखिएगा।